सहेली। सखी सहेली। सभी सखियों, सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। चंचल जी, आपको भी हमारा नमस्कार। ममता जी, नमस्कार आपको और हमारे सभी सुनने वालों को भी। और आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर चुके हैं। और चलिए सबसे पहले विषय बता देते हैं, बाकी बातचीत तो होती ही रहेगी। कुछ श्रोताओं को पता होते हैं, कुछ को नहीं पता होते हैं, तो जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम बताते हैं कि आज विश्व आरोग्य दिवस है, उस पर बातचीत की जाएगी। और सखी विशेष में हम बात करेंगे स्क्वैश खिलाड़ी जोशना चिनप्पा की। और कच्चे आम के व्यंजन बनाने के तरीके बताएंगे। और उम्मीद जब टूटती है चंचल जी, कई बार हम जरूरत से ज्यादा उम्मीद करते हैं किसी व्यक्ति से, किसी हालात से, या फिर कहीं घूमने जाने के लिए या कुछ भी, तो उम्मीद जब टूटती है तो बड़ा बुरा लगता है। बिल्कुल। तो इसलिए जरूरत से ज्यादा उम्मीद नहीं करना चाहिए। अगर हम कहीं घूमने जाने की तमन्ना करते हैं, मान लीजिए, और प्लान कैंसिल हो जाता है, प्लान नहीं बन पाता है, तो क्या होता है फिर? बड़ा झटका लगता है। बहुत सारी तैयारियां हमने कर ली हैं इसी उम्मीद में कि हम जा रहे हैं और ना जा पाए तो दुख तो होता है। और ये मौसम ही है, बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं चल रही हैं और बहुत सारे बच्चों की परीक्षाएं खत्म हो चुकी हैं। तो परिवार का प्लान होता है बहुत पहले से कि अब कहीं घूमने जाएं, सैर सपाटे के लिए जाएं, तो उम्मीदें टूटती हैं तो बुरा लगता है। तो हम ये उम्मीद की बात और घूमने की बात एक साथ क्यों रिलेट करें? वो इसलिए कि उम्मीदों के बारे में हमारे श्रोता क्या सोचते हैं वो हमें लिख भेजें विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई टाइप करके पेज पर पहुंच जाएंगे। और क्या हुआ जब उनकी कोई उम्मीद टूटी, या क्या हुआ जब उन्होंने उम्मीद की, या क्या हुआ कि उम्मीद करते हैं नहीं करते, उनके अपने अनुभव। और उम्मीद टूटने के बाद वो किस तरह संभले, किस तरह अपने आप को उन्होंने संभाला, और फिर आगे उम्मीदें रखना छोड़ दिया या अब भी उम्मीद रखते हैं। बिल्कुल, सब चीजों के बारे में विस्तार से वो अपनी बातें लिखते हैं। इंसान की फितरत है चंचल जी, उम्मीद टूटती नहीं कभी। एक आपकी ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी छलांग लगा के आपके सामने आ खड़ी होती है। इसी तरह से घूमने जाने की भी बात हम जब कर रहे थे तो यही होता है, हम कहीं घूम के लौटते हैं तो लगता है कि अगली योजना बना ले। फिलहाल हम कोई योजना घूमने की आज नहीं बनाएंगे। आज हम विषय पर बातें करेंगे और सुनवा रहे ये गीत। पहले तेरी आंखों ने लूट लिया दूर से।
चंचल जी, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे ममता जी, ऐसा क्या कर दिया मैंने? डर गई ना? बिल्कुल डरा ही दिया। सच में कुछ गलती हुई मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी तो होता है। हम अपने घर में, ममता जी आपने तो बड़ा डरा दिया हमें। हम अपने घर में दिन में कितनी बार बोलते हैं, हाँ, अपने खास तौर से छोटों से, कि हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि इतनी पढ़ाई नहीं होगी, हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे, हमें उम्मीद नहीं थी। ये तो बात है, हर छोटी छोटी बात पर हम ये बात बोलते हैं। तो इसकी बजाय हम ये भी तो लेकिन ऐसे स्टूडियो में आगे से मत बोलना, मुझे डराना नहीं। हमें उम्मीद है कि आप बुरा नहीं मानेंगे, लेकिन हमें भी उम्मीद है कि आगे से आप इस तरह हमें नहीं डराएंगे। बिल्कुल। तो चंचल जी, हम ये कह रहे थे कि जब हम ये कहते हैं कि हमें उम्मीद नहीं थी ऐसा करने के लिए, हम ये कहें कि हमें उम्मीद है कि आप अच्छा काम करोगे, हमें उम्मीद है कि आप परीक्षा में अव्वल आओगे, हमें उम्मीद है कि आपका जो सपना है वो जरूर पूरा होगा। आज मुझे फिर इरशाद किया जाएगा, दिले नौशाद को इरशाद किया जाएगा। मैं ये कब से उम्मीद लगाए बैठी हूँ, एक बार फिर से मुझे याद किया जाएगा। बिल्कुल सही बात है, और हमारे सभी सुनने वाले आपको याद कर रहे हैं, और आप बहुत दिन से स्टूडियो में भी हमें नहीं नजर आ रही थी, तो हम भी आपको याद कर रहे थे। पर देखिए, उम्मीद पूरी हो गई। और ये सच है ममता जी कि हम अपने आसपास बहुत सारे लोग होते हैं या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनसे जाने अनजाने में ही उम्मीद तो हम बहुत सारी लगा बैठते हैं, लेकिन जब ये उम्मीद टूट जाती है तो बड़ा दुख होता है। और ये दुख होना भी एक स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि ये उम्मीद हमारे लिए कहीं ना कहीं मायने रखती है, और जब टूट जाती है आवाज भले ना आए लेकिन दर्द बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल सही है। हम सभी कुछ उम्मीदों के साथ ही तो जीते हैं, हम सभी, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। इन उम्मीदों के टूटने पर हमें निराशा होती है, खालीपन का एहसास भी होता है। ऐसे में अपनी भावनाओं को हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, खुद को दोषी नहीं ठहराना चाहिए, और खुद को हमें समय देना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो हमारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बिल्कुल, ये बात आपने बहुत सही कही। कई बार कोई उम्मीद अगर टूट जाए, कुछ गलती हो जाए, तो हम खुद को बहुत ज्यादा दोष देते हैं। लगता है कि नहीं, जो भी कुछ हुआ सारा कसूर शायद हमारा ही था, हमने ही कुछ गलत किया होगा जिसकी वजह से, हमारी वजह से दूसरों की उम्मीद टूट गई। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और हम खुद को दोष देते देते बड़े दुख में डूब जाते हैं। ये चीजें ना हो। और अगर उम्मीद टूट भी गई है, तो जैसा आपने कहा ना कि इस परिस्थिति, इस हालात से, इस परिस्थिति से कैसे उबरना है, इसे हमें समझना बड़ा जरूरी हो जाता है। बिल्कुल, जैसे कि कोई विद्यार्थी जब किसी परीक्षा में बहुत मेहनत करता है और फिर पास नहीं होता, तो जाहिर है उसे निराशा होगी, क्योंकि पास होने की उम्मीद उसकी टूट गई। इसी तरह से जब एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है, तो उसकी रुपाई, गुड़ाई, सिंचाई की देखभाल करता है, अच्छी फसल होगी ये सोचकर भविष्य के न जाने कितने सपने देखता, उम्मीद पालता है। कभी जब कुदरत अपना कहर दिखा देती है, किसी और वजह से फसल अच्छी नहीं होती, तो किसान निराश होता है, क्योंकि उसकी उम्मीद टूट चुकी होती है। आपकी इस बात पर मुझे एक बड़ा अच्छा शेर आ गया, मैंने कहीं पढ़ा था, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सारी जमीन जल गई, आसमान अभी बाकी है, दरख्तों ठहर जाओ, इम्तिहान अभी बाकी है। क्या बात है। वो जो बैठे हैं सूखे खेत के मुंडेर पर, उसकी आंखों में बरसात अभी बाकी है। आसमान तू ही बरस जाए सूखी जमीन पर, किसी का घर गिरवी है और किसी का लगान अभी बाकी है। क्या बात है भाई, बहुत खूब। और ये सही फरमाया है कि उम्मीदें हमारे जीवन का बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं, जिनके टूटने पर दुख तो जरूर होता है, लेकिन ये दुख अस्थायी होता है। इससे उबरने और फिर से खुद को मजबूत बनाने की क्षमता हम सब में होती है। और हमारे श्रोता उम्मीद लगाए बैठे होंगे कि गाना अब कब आएगा, तो उनकी उम्मीदों पे पानी न फिरे। ये रहा गाना। तेरे संग जीना, तेरे संग
कौन गया, हमको क्या करना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, तेरे संग जीना, तेरे संग तो हम बात कर रहे थे उम्मीदों के बारे में। अभी जैसे हमने गीत सुना ना, तेरे संग जीना, तेरे संग मरना, जब एक प्रेमी युगल है वो शादी के जोड़े में भी बनता है, या दो लोग जब किसी से प्यार करते हैं तो बड़ी कस्में खाते हैं, वादे करते हैं एक दूसरे से कि आगे ये होगा। भविष्य के सपनों में जब ये वादे किए जाते हैं और उम्मीदें एक दूसरे से बंध जाती हैं उन वादों की वजह से, और जब ये उम्मीदें टूटती हैं, ये वादे टूटते हैं, तब बड़ा दुख होता है। और कई बार तो ये संबंध इतने बिगड़ जाते हैं कि लगता है फिर जोड़ना ही नहीं मुश्किल हो जाएगा। तो उम्मीद का दामन थाम के रखें, तब हम यही बात कहते हैं। जीवन में कई बार अचानक कुछ बदलाव भी हो जाता है, कई बार किसी की नौकरी चली जाती है या नौकरी में कोई परेशानी आ जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, अचानक कोई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है, किसी समस्या का समाधान नहीं मिलता है। ऐसे तमाम कारण हमारी उम्मीदों को प्रभावित कर देते हैं और उन्हें तोड़ भी सकते हैं। तो हम यही कहते हैं कि हमारी तो उम्मीद टूट गई। बिल्कुल। और जब हम नकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज्यादा रखते हैं तो बहुत आसानी से किसी भी चीज से हम निराश हो जाते हैं, हमारी उम्मीदें टूटने लगती हैं। कई बार अतीत की कुछ बुरी यादें होती हैं, कुछ बुरे अनुभव होते हैं, वो भी हमें बहुत प्रभावित करने लगते हैं, जो हमें अंदर से तोड़ते हैं। तो हमारी ख्वाहिशें जिनके बारे में हम बहुत शिद्दत से चाहते हैं कि वो पूरी हो जाए, लेकिन जब वो पूरी नहीं होती तो हमारी उम्मीद टूट जाती है। या फिर कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं, हम जानते हैं कि वो हमसे बेहतर है, तो भी हमारी उम्मीदें टूटती हैं। तो ये चीजें, इन्हें हम छोड़ सकते हैं ताकि हम ऐसी कोई उम्मीद ही ना बांधें। जो चाहना होती है, ख्वाहिशें होती हैं कुछ पाने की, तो उसके जैसा हम बन जाए, ये जो उम्मीद होती है, यहाँ पर आपको धक्का भी लग सकता है। बजाय उसके कि हम उसके जैसा बने, आप अपनी हुनर को देखें, अपनी प्रतिभा को देखें, उस हिसाब से अपने को आगे बढ़ाएं, तो शायद उम्मीद टूटे नहीं, उसका दामन थाम के रखें। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि आज आखिरी उम्मीद टूट गई, कितने अरमानों से संजोया था, कई अरसे से दिल डुबोया था, मिलकर बहुत सारी बातें होंगी पर मिले नहीं, हाथ से छूट गई, आज आखिरी उम्मीद टूट गई। किसी ने कितना सही लिखा है उम्मीद पर। पहले तो किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं रखें, क्योंकि वो अपनी, चाहे वो संतान पर ही हो, उम्मीद टूटने की आवाज तो नहीं होती, पर उस टूटन की चुभन बहुत कष्ट देती है। इस बात को ऐसे में लीजिए कि आशा तो की थी पर ये उससे नहीं हो पाया, सक्षम नहीं था। तो अक्सर ये होता है कि बिल्कुल अपने दिल को समझाना है इस तरह से। हमारे श्रोता ने लिखा है कि उम्मीद जब टूटती है तो कैसा लगता होगा, ये मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है। जब मैट्रिक के इम्तिहान थे तो उससे पहले ही जब मेरा आगे पढ़ने पर फुल स्टॉप लगा दिया गया कि परीक्षा के बाद बीकानेर से बाहर जाना आसान नहीं, आसाम भेज देंगे, ऐसा लिख रहे हैं। नौकरी के लिए तब पढ़ने का मन नहीं रहा, बाहर गए लेकिन कुछ कर गुजरने की तमन्ना मर गई, बस हालात के भरोसे छोड़ दिया। मन में कितने दर्द होता है जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, और जिन भाई बहनों के लिए मैंने अपना करियर भी खराब कर दिया, उन्होंने मुझे कभी क्रेडिट भी नहीं दिया, उल्टा ये कहा कि आपने हमारे लिए किया ही क्या है। तो ये बात सही है, जब आप बहुत कुछ किसी के लिए करते हैं, अपने त्याग देते हैं कई चीजों को, जब और आगे उनसे हम उम्मीद भी कर लेते हैं कि भाई और कुछ हो ना हो, एक थैंक यू हमें कहेंगे या आगे ये हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, तो ये उम्मीद हमें बड़ा तकलीफ देती है। आजकल जो जमाना है, भाग दौड़ और समय कम है और काम ज्यादा है, टेक्नोलॉजी का युग है, तो ऐसे में लोग ये कहा जाता है कि रिश्तों में आप बहुत ज्यादा उम्मीद न करें तो आप सुखी रहेंगे। अगर आप लगातार ये उम्मीद करते हैं कि हमने ऐसा किया तो बदले में उसको और ज्यादा हमारे साथ अच्छा करना चाहिए, बस यहाँ पर रिश्तों में कई बार दरार आ जाती है। तो उम्मीद न करें तो आप सुखी रहेंगे ज्यादा। एक श्रोता ने कुछ इसी तरह की बात लिखी है कि ये विषय तो इतना गंभीर है कि इस पर बात करना मुश्किल भी है। कुछ लोग उम्मीद के टूटने को सकारात्मक रूप से ले लेते हैं कि एक उम्मीद टूट गई तो क्या हुआ, हम दूसरी उम्मीद बनकर अपने काम को कर सकते हैं या दूसरा दरवाजा हमारे लिए खुला होगा। लेकिन कुछ लोग इसी विषय के प्रति क्या सोचते हैं, मुझसे नकारात्मक हो जाते हैं और हमने तो इतनी उम्मीद लगाई थी कि हमारी उम्मीद टूट गई, अब तो शायद हम जीवन में कुछ कर ही ना पाए। लेकिन नकारात्मक होने की बजाय हम सबको सकारात्मक होना चाहिए और जीवन में कभी उम्मीद के टूटने से हार नहीं माननी चाहिए। आपके
पास कोई नई उम्मीद आ जाए और वो आपके लिए और भी अच्छी हो, आपके काम को सफल बनाए। इसीलिए कभी भी किसी उम्मीद के टूटने पर नकारात्मक ना सोचें। बिल्कुल। और एक बहुत अच्छा संदेश हमारे पास और है, जीवन के पीछे सुख, जीवन है सुख के पीछे दुख तो आकर डराएंगे ही, उम्मीद है अगर संग तो खुद ही डरकर भाग जाएंगे। जीवन में उम्मीद एक सबसे सुंदर शब्द है जो हर हाल जीने का हौसला बनाए रखता है। यदि आज ही खत्म हो जाएगी तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। उम्मीद ही सहारा होती है जिससे हम अपने जीवन के हर दुख को भूल जाते हैं और जीवन में आगे जीने के लिए इसी उम्मीद का सहारा ही तो लेते हैं। बिल्कुल। अब देखिए ना, एक श्रोता ने क्या बात कही है, कभी कभी हम उम्मीदों का टूटना मतलब हम किसी के प्रति इतना आश्वस्त रहें कि हमारा काम उनके जरिए निश्चित रूप से पूरा हो जाएगा। कभी कभी हम स्वयं पर भी इतना भरोसा कर लेते हैं कि हम निश्चिंत हो जाते हैं, लेकिन हमारी छोटी सी गलती से सारी उम्मीदें चकनाचूर हो गई और हम हार गए। ऐसी स्थिति में हमें बहुत सावधानी भी रखनी जरूरी होती है और भविष्य में भी इसका हमें उतना ही ख्याल रखना होगा जिससे हम फिर से फिसले नहीं। एक ऐसा ही बड़ा अच्छा संदेश और मैं बताती हूँ आपको। उम्मीदों के टूटने का अर्थ है किसी व्यक्ति की आशा, विश्वास या जिस चीज से वो जुड़ा है वो टूट जाता है, खो जाता है। इससे निराशा, अवसाद हो सकता है। उम्मीदों का टूटना एक ऐसी स्थिति है जो निराशा, दुख, अवसाद का कारण बन सकती है। ये व्यक्तिगत, सामाजिक, साहित्यिक तौर पर, साहित्यिक स्तर पर महत्वपूर्ण है। इसे समझने से हम मानव अनुभव की जटिलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। जी, एक श्रोता ने लिखा है कि उम्मीद टूटने पर दुख तो बहुत होता है, पर उस दुख से निकलने का प्रयास करना होता है ताकि हम अगली उम्मीद कर सकें। एक श्रोता ने लिखा है कि मेहनत के बाद भी अच्छे नंबर से पास न होना, मन का, जीवन साथी का न मिलना, किसी प्रिय व्यक्ति का साथ छूट जाना, इन कारणों से दिल टूट ही तो जाता है। कुछ इनसे दूसरा रास्ता बदल लेते हैं तो जीवन में सफल हो जाते हैं। एक बड़ा अच्छा संदेश और आया है कि ये कोई अच्छी बात तो नहीं है उम्मीदों का टूटना, लेकिन जीवन में कभी ऐसा भी होता ही रहता है, तो ये भी एक अच्छा विषय है। उम्मीद हमारे आकांक्षाओं के प्रतीक हैं और इनके द्वारा हम अपने भविष्य को संवारने का काम करते हैं। लेकिन अगर यही धाराशायी हो जाएंगी तो हमारा भविष्य भी डगमगा ही जाता है। लेकिन कहा गया है ना कि जो घोड़े पे सवार होता है गिरता भी तो वही है, लेकिन जो अपनी इस गिरावट से प्रभावित नहीं होकर फिर से प्रयास करता है वो हमेशा ही उम्मीदों पर खरा उतरता है। अब एक श्रोता की टिप्पणी ही लिखा है कि सारी दुनिया उम्मीदों पर ही तो टिकी है, ये हमारे जीने का सहारा है, लेकिन जब ये टूट जाती है तो मनुष्य परेशान हो जाता है, उससे कुछ सूझता ही नहीं। कभी कभी उम्मीद ना होते हुए भी हम वो काम कर जाते हैं जिसका ख्वाब में भी हम सोचते नहीं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम उम्मीद नहीं करते हैं और दरवाजे पर बेल बजती है, घंटी बजती है और कोई आपका प्रिय आ जाता है, तो ऐसी उम्मीद भी आपके लिए सुखद होती है ना। तो अभी गाना सुन ले जो ये भी बड़ा सुखद रहेगा। जाने मन हम भी तुम पे जानिसार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार
तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं हम, भला कौन नहीं इंतजार करता है, कौन नहीं उम्मीद करता है अपने प्रिय का। तो ये उम्मीद पर दुनिया टिकी हुई है। हमारे श्रोताओं ने भी बात लिखी है, लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने अपने अनुभव साझा किए हैं। एक श्रोता ने अपनी बात कुछ इस तरह से लिखी है कि मेरे साथ में मेरे सहायक एक लड़का काम करता है। मेरा सहायक बड़ा ही नेक दिल इंसान है। पिछले हफ्ते उसका मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें वो असफल रहा। लेकिन मैट्रिक का एग्जाम के रिजल्ट की तो अभी प्रतीक्षा है लोगों को। ये शायद पिछले रिजल्ट की बात, हाँ पिछले साल की बात होगी, जिसमें वो असफल रहा। वो 3-4 दिन तक घर से नहीं निकला और रोए जा रहा था। बार बार कह रहा था कि मेरी उम्मीद ही टूट गई। फिर मैंने उसे संभाला और समझाया कि फिर से कोशिश करो और उम्मीद मत करो, मेहनत करो, सफलता अपने आप मिलेगी। बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से उम्मीद टूटने पर कुछ बच्चे जो गलत कदम उठा लेते हैं, उन्हें इसी तरह से संभालना बेहद जरूरी होता है। इस श्रोता ने बड़ी अच्छी पंक्तियां लिखी हैं उम्मीद पर। उम्मीदों की डोर से बंधा है दिल, हर उम्मीद एक नई सुबह का वादा है। उम्मीदों की किरणें जब दिल में आती हैं तो अंधेरे को रोशन कर देती हैं। उम्मीद एक ऐसा शब्द है जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, हर मुश्किल को आसान बनाने की ताकत देता है। उम्मीद एक ऐसा दीपक है जो हमारे दिल में जलता है और हमें सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। बिल्कुल, कई बार ये भी कहना पड़ता है कि इतना प्यार मत बढ़ाओ आपस में कि उम्मीद टूट जाए। ये गाना सुनते हैं जी, देखते हैं क्या बात है इसमें। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मुझे एक जगह आराम नहीं, रुक जाना मेरा काम नहीं। मेरा साथ कहाँ तक दोगी तुम, मैं देश विदेश का बंजारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा, कैसे किसी का सहारा बनूं कि मैं खुद बेघर बेचारा। इसलिए तुझसे मैं प्यार करूं कि तू एक बादल आवारा, जन्म जन्म से हूँ साथ तेरे, है नाम मेरा जल की धारा। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। चंचल जी,
बात कर रहे थे। एक साथ दोनों हम बात कर रहे थे उम्मीद की, है ना? हाँ, और सुनीता विलियम्स का नाम आपने सुना ही होगा। कुछ कह रही थी, बताइए। तो लाखों करोड़ों लोग ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि वो जल्दी शीघ्र और सुरक्षित लौट आएंगे। उनके लिए बहुत दुआएं हो रही थी और उनकी उम्मीदें रंग लाईं कि वो लगभग 9 महीने के बाद वापस धरती पर कदम रख सकी। शायद उम्मीद में बहुत ताकत भी है जी। और अब ले रहे हैं एक ब्रेक छोटा सा। बैंक में काम करते रहे। एक कटिबद्धता आ गई कि मैं परिवार भी चलाऊंगा और ये काम भी करूंगा। ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर सकता। लेकिन रंगमंच से उनका जुड़ाव एक जुनून की हद तक था। और थिएटर का जुनून बढ़ गया जब करने लगे। मेन लीड हमको दिया जाने लगा। ये सब करते करते इसी बीच में उषा गांगुली मिल गई। मशहूर धारावाहिक वागले की दुनिया से वो पहुंच गए लोकप्रियता के शिखर पर। आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट वागले की दुनिया इतना बड़ा इंप्रेशन डालेगा पब्लिक पे। जी, इसमें सिर्फ 6 एपिसोड बनाए गए। जाने माने अभिनेता अंजन श्रीवास्तव आ रहे हैं विविध भारती पर 12 अप्रैल शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। जमा करते हो क्यों रकीबों को। आज के मेहमान कार्यक्रम में आ रही है पिता और पुत्र की एक जोड़ी। मैंने सजेस्ट किया रमन को कि यार ये जगजीत चित्रा का भी 2 एल्बम निकले और वो पॉपुलर भी हो गए, तो क्यों ना हम इनको गवाएं। पिता जिन्होंने साथ साथ जैसी फिल्मों में संगीत देकर आपके दिल में जगह बनाई। तुमको देखा तो ये ख्याल। सामने वही गाने आते थे, मालिक तेरे बंदे हम। कम से कम मुझे 1 महीना गुजर गया। तो बेचारे आते थे अभिलाष जी, तो हम बोला चल थोड़ा घूम के आते। बातें करते करते बोरीवली तक आ गए और वहाँ एक गन्ने की रस की दुकान में बैठे। दीपा एक गल सुन, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। मैं कहा हो गया। इतनी शक्ति हमें देना दाता। संगीतकार कुलदीप सिंह और उनके बेटे गजल गायक जसविंदर सिंह। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। आज के मेहमान 9 अप्रैल शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली और इस कार्यक्रम में अब हम बात करेंगे जोशना चिनप्पा की, जो कि एक भारतीय महिला स्क्वैश खिलाड़ी हैं। इनका जन्म हुआ 15 सितंबर 1986 को चेन्नई तमिलनाडु में पिता अंजन चिनप्पा और मां सुनीता चिनप्पा के घर में। और उनके पिता कुर्ग में एक कॉफी का बागान चलाया करते थे। इसके साथ ही वो एक स्क्वैश खिलाड़ी भी थे। इसीलिए ये कहा जाता है कि स्क्वैश का खेल उनको विरासत में मिला। जोशना के परदादा एम करियप्पा को स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ रहे। एक अच्छे स्क्वैश खिलाड़ी वो भी थे। जब जोशना चिनप्पा 7-8 बरस की थी तब उनके पिता ने सोचा कि उन्हें भी बैडमिंटन या टेनिस में आगे बढ़ाया जाए, पर आखिरकार उन्होंने स्क्वैश को चुना, जिसे उन्होंने मद्रास क्रिकेट क्लब में खेलना शुरू किया था। और उनके पिता जो तमिलनाडु स्क्वैश टीम के प्रतिनिधित्व करते थे और वो पहले वहीं
कोच भी थे, तो परिवार में सभी इस खेल से जुड़े थे, इसीलिए उनका रुझान इस खेल की तरफ रहा। और साल 2000 में जोशना चिन्नप्पा ने अपने करियर का पहला जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता। फिर 14 साल की उम्र में दोनों खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी वो बनी। इसके 2 साल के बाद उन्होंने अंडर 17 श्रेणी में ब्रिटिश जूनियर ओपन खिताब जीतकर एक और इतिहास रचा, और उस समय वो केवल 16 साल की थी। और बता दें कि जोशना अंडर 19 श्रेणी में ब्रिटिश स्क्वैश चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। इसके अलावा 18 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। वे भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रीय चैंपियन भी कही जाती हैं। साल 2004 में जोशना ने बेल्जियम में विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में भाग लिया, जिसमें उनकी जीत हुई 2005 में। हाँ, 2005 में। फिर 2010 में उन्होंने जर्मन लेडीज ओपन खिताब जीता। साल 2012 में 7 महीने का ब्रेक लिया। इसके बाद वो वापस जब आई तो अपने होम टाउन चेन्नई में ओपन विस्पा यानी कि WISPA का खिताब उन्होंने जीता। साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चैंपियन रोचेल ग्रीनहैम को पछाड़ते हुए रिचमंड ओपन का खिताब जीता। साल 2014 में ही ग्लासगो में आयोजित किए गए थे 20वें राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स। इसमें जोशना चिन्नप्पा और दीपिका पल्लिकल, इन दोनों की जोड़ी ने स्क्वैश में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता और इतिहास रचा। ये राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का पहला स्क्वैश पदक था। और ये भी बता दें कि 2016 में वे अपने करियर की सर्वोच्च विश्व रैंकिंग 10 पर पहुंच गईं। वे पहली बार रैंकिंग लिस्ट में दीपिका को पछाड़कर सबसे अधिक रैंक वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। लगातार कड़ी मेहनत करके जोशना ने 2016 के दक्षिण एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक भी हासिल कर लिया। 2019 में 77वीं सीनियर नेशनल चैंपियनशिप में जोशना ने अपना 18वां चैंपियनशिप का खिताब जीता। जोशना चिन्नप्पा 18 खिताबों के साथ सबसे अधिक राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाली महिला है और ये रिकॉर्ड है। और खेलों में उनके योगदान के लिए 2024 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और हाल ही में 38 साल की उम्र में जोशना ने खेल में वापसी की है और कोचिंग में भी रुचि दिखाई है। अब क्या किया जाए, अब एक गीत सुन लेते हैं। सुनते हैं। जब सिमट के आप
चंचल जी, गाने से पहले हम बात कर रहे थे जोशना चिनप्पा के बारे में, जो स्क्वैश खिलाड़ी हैं और जिन्हें ये खेल विरासत में मिली है ये प्रतिभा। तो कई बार क्या होता है कि घर में हम लड़कियों को खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए कोई पीठिका नहीं बनाते, कोई जमीन नहीं बनाते हैं। ये कभी कहते ही नहीं लड़कियों से कि खेल की दुनिया में जाओ। तो लड़कियां जो अपने आप से आगे बढ़ी हैं, तो जैसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है और लड़कियों को सिलाई कढ़ाई और खाना बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है, वैसे ही आपको खेल के लिए भी प्रेरित करना चाहिए और साथ में उनके न्यूट्रिशन का, उनकी पौष्टिकता का भी ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर खेल की दुनिया में आपको आगे बढ़ना है तो आपको शुरू से ही अपने न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ममता जी, बिल्कुल सही है आपकी बात। जैसे जोशना चिनप्पा की हम बात कर रहे थे, जहां परिवार में ऐसी परंपराएं होती हैं उन लड़कियों को आगे बढ़ने में शायद दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन जिन परिवारों में खेल का दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, लेकिन कहीं कोई बच्चा, लड़की हो या लड़का, ऐसा जन्म लेता है जिसकी खेलों में बहुत रुचि होती है और वो जब आगे बढ़ना चाहता है तो परिवार वाले कहते भी कि भाई इसमें क्या करियर बनेगा तुम्हारा, ऐसा कुछ खेल में तुम आगे चल के क्या कमाओगे, स्ट्रगल बहुत है। इसीलिए चंचल जी, आज की लड़कियों ने ये बात खारिज कर दी है कि खेल की दुनिया में लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं और खेल की दुनिया में आगे बढ़ रही है। लेकिन खेल की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है न्यूट्रिशन का ख्याल रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना। अगर वे स्वस्थ रहेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। और स्वस्थ रहने से जब आपने बात शुरू की तो मुझे याद आ गया कि आज विश्व आरोग्य दिवस भी है, क्योंकि आज 7 अप्रैल है ना। जी बिल्कुल। और ये दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की स्थापना हुई थी, उसकी याद में हम मनाते हैं, जो कि 1948 में हुई थी। और हर साल WHO इस दिन को अलग अलग कार्यक्रमों के साथ मनाने की तैयारियां करता है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को स्वास्थ्य के क्षेत्र में एकजुट होकर इस विषय पर सोच विचार करने की जरूरत महसूस हुई और इसी सोच के साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना की गई 1948 में। लोगों में सेहत को लेकर जागरूकता बढ़ाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। लोग तो ये कहते हैं कि अरे स्वास्थ्य के विषय में क्या बात करना, ये भी कोई मुद्दा है बात करने का। तो ये मुद्दा है, यही याद दिलाने के लिए ये दिन मनाया जाता है। बिल्कुल। WHO की जब पहली बैठक हुई तब इसमें पहली बैठक में जब बनाई गई थी तो दुनिया भर के लोग इसमें स्वास्थ्य से जुड़े और इसके अहम मुद्दों के बारे में जान सकें, इसी के लिए बैठक बुलाई गई थी। और स्वास्थ्य प्रणालियों में सुधार करना बहुत जरूरी है, इसके लिए सार्थक कार्रवाई हो सके, इसके लिए ये दिन हमें प्रेरणा देता है। और ये दिवस सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये हमें अच्छे स्वास्थ्य की अहमियत की याद दिलाता है। और पहला विश्व स्वास्थ्य दिवस 1950 में मनाया गया था। इसे शुरू करने का उद्देश्य लोगों को बीमारियों की रोकथाम, सेहतमंद रहना, जीवन शैली, उनकी स्वस्थ जीवन शैली और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधा के बारे में जागरूक करना इसका उद्देश्य था। ऐसा ही एक कमेंट हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि इसकी शुरुआत इसीलिए की गई थी कि हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें और स्वस्थ शरीर, स्वास्थ्य सिर्फ शरीर का नहीं होता बल्कि मानसिक और सामाजिक कारण भी होते हैं और स्वास्थ्य के प्रति की ये सही परिभाषा है। इस दिन का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम तीनों तरह से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, यानी कि शारीरिक, मानसिक, सभी तरह का ख्याल आपको रखना है। किसी भी दिवस के सफल आयोजन के लिए हर बरस एक विषय निर्धारित किया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम क्या होती है? इस साल इसकी थीम है 2025 की स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। और ये जो थीम है मातृ एवं नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर जोर देती है। इसमें एक गर्भवती स्त्री के बेहतर स्वास्थ्य की सेवा, उसकी कुशल प्रसव सहायक और मानसिक स्वास्थ्य सहायता के प्रयास किए गए हैं। सुरक्षित गर्भधारण और स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करने के लिए बहुत सारी कार्रवाई और प्रयास भी किए जा रहे हैं। क्योंकि एक माँ सुरक्षित होगी जो उसके गर्भ में बच्चा पल रहा है, तभी वो सुरक्षित होगा। और अगर वहीं उसको पोषण नहीं मिलेगा तो जब वो पैदा होगा तब वो कुपोषित ही रहेगा और फिर जीवन भर उसे बहुत सारे परेशानियों से जूझना पड़ता है। इसलिए जब वो गर्भस्थ है शिशु, तभी उसका और उसकी माता का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, जो नहीं रखा जाता है अमूमन। अभी भी बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पर गर्भवती माँ का ख्याल नहीं रखा जाता है। बच्चा पैदा होने के बाद तो उसकी बड़ी केयर की जाती है, देखभाल की जाती है, लेकिन माँ का ध्यान नहीं रखा जाता है। ये बहुत जरूरी मुद्दा है, क्योंकि अगर माँ
स्वस्थ रहेगी तो स्वस्थ बच्चा पैदा होगा। प्रसव के बाद महिलाओं के भविष्य में होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से निपटने के लिए और उन्हें बेहतर स्वास्थ्य जांच हो उनकी और उपचार भी उनको अच्छे मिले, इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि इस दिन की जो थीम है इस पर हम ध्यान दें, ताकि प्रसव के दौरान होने वाली जो मृत्यु दर होती है उस पर भी रोक लगाई जा सके। जब पोषण नहीं मिलता एक माँ को तो प्रसव के दौरान बहुत सारी माताएं ऐसी होती हैं जो बच्चे को जन्मते ही अपने प्राण खो देती हैं। तो नाजुक हालत में स्वास्थ्य की गुणवत्ता का ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी या सुझाव के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि स्वास्थ्य के बारे में हम यही कहेंगे कि अपने स्वास्थ्य को हम अच्छा रख सकते हैं अच्छे खान पान से और थोड़ा योग अपनाकर, एक्सरसाइज अपनाकर और खुश रहकर और सादा घर का खाना खाकर, संगीत से जुड़कर। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि 1 जनवरी 2025 को मैंने एक्सरसाइज करने का निर्णय लिया था, जो 97 दिन होने के बाद अभी तक मैं पूरा कर रही हूँ। अब गाना सुनते हैं। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। अगर तुम भुला न दोगे सपने ये सच ही होंगे, हम तुम जुदा न होंगे, हम तुम जुदा न होंगे। चंचल जी, ये गर्मी का मौसम आ गया है और आम का मौसम, अब तो अमियाँ मिलने भी लगी है, अचार डालने लगे हैं और जब आम का मौसम आता है अचार डालते हैं
ताज़े अचार के स्वाद की बात ही अलग होती है। वो तो अचार आप किसी के साथ, दाल चावल के साथ खाते हैं और पराठे के साथ खाते हैं, और इस समय जो मौसम है सत्तू का मौसम होता है। हाँ, सत्तू के साथ भी अचार खाया जाता है। सत्तू के तो खाने का तरीका बहुत ही अलग अलग होता है। उसे घोल कर शरबत बना के पीते हैं, सत्तू को ऐसे ही पानी मिला के, नमक मिला के, वो अचार के साथ खाने का स्वाद अलग ही होता है। और कोई आप रेसिपी बता रही हैं या फिर मैं बताऊं? आम ज्यादातर तेल डालकर, जो आम के अचार हैं वो तेल डालकर बनाए जाते हैं, लेकिन पानी वाला अचार भी हो सकता है। ये जब मैंने आज एक रेसिपी देखी, हमारी बड़ी अच्छी सखी है उनकी, तो मैं बताती हूँ। इन्होंने 5 किलो कच्चे आम के को लेकर ये रेसिपी बताई है। 5 किलो कच्चे आम में 1.25 किलो नमक और मिर्च पाउडर, हींग, सरसों की दाल को थोड़ा सा बारीक करना है, हल्दी पाउडर और आवश्यकता अनुसार सरसों का तेल, सिर्फ 1 कटोरी, मतलब बहुत कम तेल में ये अचार बनेगा। एक बड़े बर्तन में नमक डालकर पानी डालें, जिससे कि नमक में वो अच्छे से भीग जाएं। अब इसे बहुत अच्छे से फेंटना है, जिससे ये हल्का महसूस होने लगे। अब इसमें राई की दाल का पाउडर और लाल मिर्च, हींग और तेल डालकर मिलाना है। अच्छे से मिलाना है और सारे आम डाल देने हैं। अच्छे से मिलाकर साफ बर्नी में भर देना है। 3-4 दिन के बाद ये खाने के लिए तैयार भी हो जाता है, और नमक थोड़ा ज्यादा होने के कारण ये खराब भी नहीं होता। तो ये बहुत सही बात है, जो नमक हम डालते हैं अचार में, नमक है या तेल है, ये प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं और लंबे समय तक अचार को रोके रखते हैं। तभी तो हम साल भर खाते हैं अचार। बिल्कुल। ये जो रेसिपी एक श्रोता ने भेजी है, इसमें भी आम की ही रेसिपी है। लिखा है कच्चे आम को कैसे तैयार करें। 500 ग्राम कच्चा आम ले लें, 250 ग्राम गुड़ ले लें और 2 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और आधा चम्मच मंगरेल, आधा चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 चम्मच काला नमक, स्वाद के अनुसार भी ले सकते हैं नमक, और आधा चम्मच धनिया पाउडर, और जरूरत के हिसाब से पुदीने की पत्तियां ले लें। सबसे पहले आम को धो लें और फिर छील लें, लंबाई में इसे काट लें। सभी सामग्री को एक साथ रखें। कढ़ाई में तेल गरम करें और इसमें जीरा, सौंफ, मंगरेल डाल दें। फिर इसमें कटे हुए आम डालें और मिक्स करके थोड़ी देर भून लें। 5 मिनट बाद इसमें सभी मसाले और पुदीना पत्ती डालकर मिला दें, मिक्स कर दें। आधा ग्लास पानी डालें और ढक दें। जब आम थोड़ा सा पक जाए तो इसमें गुड़ डालें और मिक्स करें, फिर से ढक दें। जब गुड़ गल जाए तब जब गल जाए और आम पारदर्शी दिखने लगे, ट्रांसपेरेंट दिखे, तो समझिए कि इसकी चटनी तैयार है। अपने अनुसार चटनी में पानी कम ज्यादा कर सकते हैं, पानी कम या ज्यादा कर सकते हैं। ठंडा होने पर इसे सर्व करें। ठंडा होने पर चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। अब आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने से पहले इसे खाइए। और चलिए हम एक गाना सुनकर थोड़ा सा एंजॉय करें। मेरे दिल की कली खिली, आया
भाई कच्चे आम के व्यंजन की जब बात चलती है तो कच्चे आम का क्या क्या नहीं बनता। मीठा पना तो सबसे बेहतरीन चीज लगती है। बिल्कुल सही बात है। कच्चे आम की चटनी बनती है, पना बनता है। कच्चे आम को शक्कर गुड़ में मेथी के बीज डालकर मीठा अचार बनता है। उसे छीलकर टुकड़े सुखाकर अमचूर पाउडर बनाया जाता है। और कच्चे आम का पापड़ बनाना भी अच्छा लगता है। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं, कभी खट्टी मीठी बर्फी भी बनती है। तो आम का पापड़ अगर कच्चे आम का बनाना है तो आम का छिलका निकाल के उसके छोटे छोटे टुकड़े करके भाप से पकाएं, फिर थोड़ा नमक और शक्कर मिलाकर गाढ़ा होने तक पकने दें। थोड़ी पीसी इलायची, 1-2 लौंग के साथ उसे मिलाएं। 1 चम्मच घी भी मिला दें उसमें। जब अच्छा गाढ़ा पके तब थाली में घी लगाकर पापड़ सा फैला दें और धूप में रखें। 1 दिन में पापड़ तैयार हो जाता है। मीठे आम का इसी तरह पापड़ बनता है और बर्फी भी बनती है। इसमें खोया मिलाकर पकने दें, तब गाढ़ा मिश्रण बने, तब चिकनाई लगी थाली में बर्फी ट्रे में सजा दें। मतलब आम का पापड़ और बर्फी दोनों एक हमने साथ। पना की बात की, उसकी रेसिपी ना बताए तो अच्छा नहीं लगे ना। हमारे श्रोता ने लेकर भेजी है रेसिपी। कच्चे आम को पकाकर उसका पल्प निकाल लेना है और इसे मिक्सर जार में पल्प में गुड़, इलायची पाउडर, काला नमक, सादा नमक, भुना हुआ जीरा पाउडर डालकर अच्छी तरह पीस लेना है। आप चाहें तो इसमें स्वाद के लिए पुदीना भी डाल सकते हैं और इस मिश्रण को आवश्यकता अनुसार पानी डालकर अच्छी तरह मिला लेना। जरूरत हो तो 2-3 बूंद हरा फूड कलर भी डाल सकते हैं। छलनी से छान लीजिए और ठंडा करके ठंडा ठंडा आम पन्ना सर्व कीजिए। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल भी वक्त नहीं कि अगली कोई रेसिपी हम बताएं और कुछ बोलें बतियाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और चंचल वर्मा का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली।